नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास के तथ्यों को पढ़कर हमें लगा कि वन लाइनर क्वेश्चन को क्यों पीछे छोड़ दिया जाए, तो इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन के भरमार लेकर आपके सामने हमें उपस्थित हुआ हूँ। आज से यह पूरी श्रृंखला चलेगी। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, और आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है लेकिन कोई उसको पढ़ नहीं पाया है, और ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कैसे इन सभी का कालानुक्रम लिखा हुआ है। मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक आपका चलता है प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चलता है। वहीं ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से आज तक चल रहा है। भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, तो धार्मिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ है, पुरातात्विक साक्ष्य हैं तथा विदेशी विवरण है। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किस विज्ञान ने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। वहीं टी पैंथलर ने खोज की थी 1750 में, और जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। भारत में प्राचीनतम वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत में प्राचीनतम राजा वैवस्वत मनु थे। वायुपुराण में किस वंश का उल्लेख है, तो गुप्त वंश का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, तो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वहीं विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। वहीं नारद स्मृति गुप्त वंश से संबंधित है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक को मनुस्मृति माना जाता है। शुंग काल में जो बनी हुई थी। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख जो है आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया। भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शतसहस्त्री संहिता या महाभारत के नाम से कहा जाने लगा। पुरालेख विद्या से अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतक अन्वेषक डार्विन को माना जाता है। वहीं इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है, तो रेहला के नाम से जाना जाता है। हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। कुछ और बातें जान लेते हैं, कुछ अभिलेख के बारे में जानते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। वहीं एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नासिक अभिलेख जो है गौतम सिंह बलसीर से संबंधित है। वहीं जूनागढ़ रुद्रदामन से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन से संबंधित है। वहीं ग्वालियर अभिलेख नरेश भोज से संबंधित है। देवपाड़ा बंगाल शासक विशेषण से। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। बौद्ध स्तंभ लेख में किसकी जानकारी मिलती है, तो शुंग काल की जानकारी मिलती है। हेनसांग की पुस्तक का नाम सियूकी, वहीं किताबुल हिंद अल बरूनी की पुस्तक थी। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 7,000 किलोमीटर चलकर 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। उससे प्रसन्न होकर एम्बेटी ने उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो पांड्य राज्य की जानकारी देते हैं। पतंजलि के महाभाष्य की रचना शुंग वंश के समय में हुई थी। बता देते हैं कौन कौन आया था। चीनी लेखों का कुछ वर्णन। फाहियान 399 में चंद्रगुप्त सेकंड के समय आए थे। भारत का दशा का वर्णन इन्होंने किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इन्होंने वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़िया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद को देव निर्मित बताया था। मतलब कि कहा था कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो महल है वो राजमहल देव निर्मित बताया। वहीं हेनसांग 629 में आते हैं। हर्षवर्धन के समय में उनकी पुस्तक का नाम सियूकी होता है। उसका अर्थ होता है पाश्चात्य संसार के लेख। हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष की शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि नीति का पंडित कहा जाता है। इत्सिंग आए 673 में। इसने बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। सती प्रथा का प्रथम जो लिखित साक्ष्य है 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। एरण अभिलेख सती प्रथा सती से याद कर सकते हैं। पाषाण काल की बात करेंगे तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल 3 भाग में विभाजित है। प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक मतलब होता है प्री और ऐतिहासिक मतलब कि इतिहास से पहले की जानकारी। प्राक ऐतिहासिक काल, उसी में पाषाण काल आता है।
पाषाण काल में पूरा पाषाण काल 26 लाख से 9,000 ईसा पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक है। वहीं नव पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक है। अब इसी पाषाण काल में हम देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, जो कि 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक था। मध्य पाषाण काल 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक रहा और उच्च पाषाण काल 40,000 से 9,000 ईसा पूर्व तक रहा। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूसफुट को जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पूरा पाषाण काल। औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए पूरा पाषाण काल के लोग पत्थर का प्रयोग करते थे। भारतवर्ष किस द्वीप खंड का नाम था? तो जम्बू द्वीप का नाम था। होमो सेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था मानव पहले। उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था? तो पिथेकैंथ्रोपस के नाम से जाना जाता था। ये नाम आपको याद करना पड़ेगा। पिथेकैंथ्रोपस के रूप में पहले आदमियों को जाना जाता था। मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिले थे नर्मदा नदी घाटी के हथनौरा से मिले थे। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो बहुत समय का अभिलेख, जैसे वहाँ पर सिंधु घाटी का भी कुछ वहाँ से अवशेष मिला है और पाषाण संस्कृति का भी अवशेष मिला है। तो वह स्थान है मेहरगढ़। जुदे हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में हुई है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिलते हैं। सर्वप्रथम मानव ने तांबा का प्रयोग किया था। प्रस्तर युग, जिसको स्टोन एज के नाम से जाने जाते हैं, उस समय सबसे पहले घरेलू पशु कुत्ता था। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलते हैं वो आदमगढ़ से मिले थे। आदमगढ़ से। और पशुपालन जो हुआ था सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से हुआ था, क्योंकि उस समय बर्फ़ पिघल गई थी। जब बर्फ़ पिघल गई तो दो घास उगाए थे और जैसे ही घास उगे वहाँ पर चालू हो गया था जीवन और पशुओं का वो लोग पालने लगे थे। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुई थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाए जाने वाला अनाज जौ था। चालकोलिथिक एज को ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। अब कुछ स्थल की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से ताम्रपाषाणिक स्थल मिले थे। इनाम गांव महाराष्ट्र से कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले थे। वो इनाम गांव महाराष्ट्र में हैं। पहले भी कच्ची मिट्टी के मकान गांव में बनते थे। दहमाबाद महाराष्ट्र का है, जिसमें कलश सावधान तथा कलश के घरों फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला, जिसमें घड़ा जो नहीं होता, जैसे आजकल घर के नीचे घड़ा मिलते हैं, तो महाराष्ट्र के दहमाबाद से वो संबंधित है। सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल भी दहमाबाद था। वहीं नवदा टोली महाराष्ट्र में ही है, जो कि S.T. सांकलिया ने चित्रित काली मृदभांड के प्रमाण खोजे थे। निवासा महाराष्ट्र में है। पटसन का प्रथम साक्ष्य वहीं ताम्रवती राजस्थान में है। काली मृदभांड एवं सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे काली मृदभांड मिले थे। वहीं पर कह सकते हैं चित्रित काली मृदभांड जो मिले थे वो नवदा टोली से मिले थे। जॉन लुबाक ने नवपाषाण काल के शब्द का सर्वप्रथम अपने पुस्तक में वर्णन किया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक सबसे पहले जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। आरंभिक पूरा पाषाण युग के शिलाश्रय के सर्वाधिक चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। पेबल टूल्स पेबल उपकरण निम्न पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं, जो कि 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक था। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार मध्य पाषाण काल में बने। हालांकि बड़े औजार जो बने थे माइक्रोलिथिक वो बने थे पूरा पाषाण काल में। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की व्यवस्था पूरा पाषाण काल से ही संबंधित है। ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रख कर दफनाते थे। ताम्रपाषाणिक कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग ऐसे दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालिक स्थल कौन से हैं? तो महदहा और सराय नाहर राय है। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक रहा था। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम मध्य पूरा पाषाण काल में चालू हुए थे। अग्नि का उपयोग नवपाषाण काल में हुआ था।